हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अरिस्टोटल पार्ट 2। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, ये जो हमारी क्लासेज हैं वो ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स से रिलेटेड 2012 से 2005 तक जितने भी PYQs हैं उनको कवर करने से रिलेटेड है। इससे पहले हम फर्स्ट थिंकर को कवर कर चुके हैं, जो थे हमारे प्लेटो। इसको हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में कवर किया है। अगर आपने क्लासेज नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद हमने अरिस्टोटल का पार्ट 1 किया है और आज हम करेंगे पार्ट 2। तो क्लास में बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। जहां आपको समझ नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 कर चुके हैं 2012 से 2016 तक। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2017 का। लिस्ट दे रखी है अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कोजेशन और उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है लिस्ट 2 में, और दोनों को हमें क्या करना है, मैच करना है। आइए देखते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब एक बात आप याद रखिए कि ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, कॉजेज हैं, ये जो अरिस्टोटल के हैं, ये हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। देखिए, इसमें क्या है, लिस्ट 1 में है द एफिशिएंट कोज, फाइनल कोज, मटेरियल कोज, फॉर्मल कोज, और लिस्ट 2 में इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, मटेरियल से आपको एक चीज़ समझ आएगी कि मटेरियल क्या होता है। गर्ल्स रिलेट कर पाएंगी कि जब हम कोई ड्रेस रेडी करते हैं या कुछ, उसका मटेरियल हम पहले खरीदते हैं। मटेरियल मतलब जिस चीज़ से हमें वो चीज़ बनानी है, ठीक। सी का हमारा क्या है, 2 मटेरियल, कॉज यानी कि जिससे हमें वो चीज़ बनानी है। अब एफिशिएंट कोज क्या होता है, एफिशिएंट का मीन होता है एजेंट, यानी कि उस चीज़ को बनाने वाला कौन है। अब यहाँ पर मैंने ड्रेस का एक एग्जाम्पल ले लिया। ड्रेस के लिए हमने मटेरियल ले लिया, मटेरियल हमारा जिससे हमारी ड्रेस बनेगी, ठीक। अब एफिशिएंट कॉज यानी कि टेलर। अब ये बनाने वाला तो होना चाहिए जो कि क्या करेगा, इस चीज़ को गति देगा, यानी कि हमारा जो प्रोसेस, जो भी हमारा मटेरियल है उसको एक मतलब मोशन देगा। तो ये होगा हमारा ए का 4। अब हमारा क्या बचता है कि फाइनल कोज। फाइनल हमारा कोज क्या होगा कि हम उसका क्या बनाने वाले हैं। द पर्पस टुवर्ड विच द मूवमेंट इज़ डायरेक्टेड। हम उस चीज़ को क्या करने वाले हैं, यानी कि हम उस जो भी हमने मटेरियल ख़रीदा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी ड्रेसेस का लिया कि हम उसका क्या ड्रेस बनाने वाले हैं, तो इसको हम बी का 3। अब लास्ट बचता है हमारा द फॉर्मल कोज, यानी कि हमारा फॉर्मल कोज क्या होना चाहिए कि उस वस्तु का सार कि वो बनने क्या वाली है। तो बनने क्या वाली है, ये है हमारा डी का 1। अब देखिए, इसको हम एक्सप्लेन एक सेकेंड एक याद कर लेते हैं ताकि हमारे ऑप्शन यहाँ पर मतलब शो नहीं हो रहे हैं, आप याद कर पाएँ। सी का 2 मटेरियल मतलब मैटर, जिससे हम सी का 2 हमारा कौन से में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 मटेरियल, यानी कि ऐसा पदार्थ, मैटर, जो कि हम किसी चीज़ को बनाने के लिए लेते हैं। फॉर्मल यानी कि उसका फॉर्म क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमने कपड़ा लिया था और उसकी हमें ड्रेस बनानी है। एफिशिएंट यानी कि कर्ता या एजेंट यानी कि टेलर। फाइनल उद्देश्य यानी कि हमें उससे कोई भी लहंगा चुन्नी जो भी बनानी है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा। इसकी टिरी का भी याद रखिएगा, MFEF, ठीक है, क्योंकि ये हमारे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये वही मैंने बता रखा है कि मटेरियल, यहाँ पर जो है दूसरा एग्जांपल है वह मैटर जिससे कोई चीज़ बनती है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने दे रखा है मूर्ति का। मूर्ति किस चीज़ से बनती है, मिट्टी से बनती है, ठीक। तो उसका ये क्या है, मटेरियल कोज है। सेकेंड है हमारा फॉर्मल कोज, यानी कि उसका फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल मूर्ति का आकार, डिज़ाइन क्या होने वाला है, तो ये उसका फॉर्मल कोज है। थर्ड है हमारा एफिशिएंट कोज, यानी कि वह एजेंट जो इस मतलब प्रोसेस को अस्तित्व में लेकर आएगा, यानी कि इसको कंप्लीट करेगा। जैसे एक मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाता है, तो ये क्या है उसका एफिशिएंट कोज। और फोर्थ था हमारा फाइनल कोज, यानी कि वो चीज़ किस उद्देश्य से बनाई जा रही है। जैसे यहाँ पर मूर्ति का मकसद क्या है, भगवान की पूजा करना, तो ये इसका है एक फाइनल कोज। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप दोनों एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। ये मूर्ति वाले एग्जाम्पल से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आप अपने ड्रेस वाले एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपने ड्रेस के लिए मटेरियल लिया, उसको आपको कौन से स्ट्रक्चर यानी फॉर्म में बनवाना है, स्कर्ट बनवानी है, लहंगा बनवाना है, सॉरी सूट बनवाना है, या कुछ भी आप उसका एक फॉर्म देंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। उसके बाद आप मतलब उस एजेंट के पास जाएंगे, यानी कि टेलर के पास जाएंगे, और फाइनल उसका पर्पस क्या है, पार्टी वेयर बनाना आपको या कुछ बनाना। दोनों एग्जाम्पल बहुत ईजी हैं, आप इजीली वहाँ से याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया। यहाँ पर भी वो लिखा है, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी 2017 में। ये क्या है, हमारा असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। अब देखिए, असर्शन हमारा क्या कहता है, नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई भी वास्तविक समझ ऑफ अरिस्टोटल, अरस्तु की कोई भी वास्तविक समझ कैन एंडोर्स द ओपिनियन दैट इज फिलोसफिकल सिस्टम वाज द अपोजिट ऑफ प्लेटो।
अरस्तु की कोई भी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग इस राय को सपोर्ट नहीं करेगी कि उसकी जो फिलोसफिकल सिस्टम था वो प्लेटो के अपोजिट था। ठीक, अब रीजन क्या कहता है कि अरिस्टोटल सिस्टम एज एन अटेम्प्ट टू फिलोसोफाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ प्लेटो सिस्टम, यानी कि जो भी अरस्तु का सिस्टम था वो प्लेटो के सिस्टम के दोषों से मुक्त आदर्शवाद पर दर्शन करने का एक प्रयास था। यानी कि हमारे प्लेटो किस चीज़ की बात करते हैं, आइडियलिज्म की बात करते हैं, वो एक आदर्शवादी थे। तो ये रीजन हमारा कहता है। आप देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज ए फॉल्स बट आर ट्रू। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पक्षधर थे, जबकि हम अरिस्टोटल की अगर बात करें तो वो नॉलेज को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को आवश्यक मानते थे। जैसे कि हमने जब प्लेटो को पढ़ा था तब हमने बात की थी अरिस्टोटल प्रैक्टिकल साइंस की बात करते हैं कि चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखिए, उसको ऑब्जर्व करके देखिए, उसका एक्सपीरियंस करके देखिए। ठीक, अब अरिस्टोटल का काम क्या है, जो प्लेटो की आइडियोलॉजिकल फिलोसफी है वो इसका एक इम्प्रूवमेंट था, ना कि उसका पूर्णता विरोधी। यानी कि उन्होंने, एक सेकेंड, सिंपल सी बात समझिए, जो प्लेटो की फिलोसफी थी उसको अरिस्टोटल ने क्या किया है, मतलब पूर्ण रूप से उसके अपोजिट नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने क्या किया है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट किया है। क्योंकि अरिस्टोटल किस चीज़ की बात करते हैं, प्रैक्टिकल साइंस की बात करते हैं, और हमारे प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे। अब इस तरीके से क्या हुआ, हमारा असर्शन और रीजन सही है। अरिस्टोटल सिस्टम एक अटैम्प्ट था टू मेक प्लेटो आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, तो ये सही है। और साथ ही आर क्या है, एक उचित एक्सप्लेनेशन भी, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जैसे अब देखिए ये याद कर लीजिए कि सोक्रेटिस कौन थे, प्लेटो से इन्फ्लुएंस हुए, और प्लेटो से इन्फ्लुएंस कौन हुए, अरिस्टोटल हुए। तो ये ऐसी सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आए थे, सोक्रेटिस आए थे, सेकंड नंबर पर आए थे प्लेटो, थर्ड पर आए थे अरिस्टोटल। यानी कि अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के थे सुकरात, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था नवंबर 2017 में। इसमें क्या है, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन, अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण किस पर आधारित था। हु रूल एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल, कौन शासन करता है, कौन शासन और शासन से किसे लाभ होता है। सेकंड है वेज एंड मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग इन पावर, यानी कि सत्ता में बने रहने के तरीके और साधन। थर्ड है एक्सेप्टिंग द बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक, और फोर्थ है हमारा टू इंश्योर रूल ऑफ द मेजोरिटी। तो देखिए हमने बहुत बार पढ़ा है, हमने प्लेटो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि अरिस्टोटल के हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया है तो वो कैसे किया है उन्होंने, कि कुछ लोग शासन करने के लिए होते हैं, कुछ शासित करने के लिए होते हैं। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्ड था तो वो किस चीज़ पे था, हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। और एक बात और नोट कीजिएगा कि जो ये अरस्तु थे इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी, और ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फादर भी जाने जाते हैं। ठीक, देखिए अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल। ही एनालाइज एंड कंपेयर 158 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द एंशिएंट वर्ल्ड। देखिए ये जो 158 वाला क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टेट इज लेटर देन फैमिली और इंडिविजुअल, व्हाट इज ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ नेचर पेरियर टू दैम। कहने का मतलब क्या है, अरस्तु क्या कहते हैं कि अगर हम देखें समय के क्रम में, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम, जो हमारा स्टेट है वो परिवार और व्यक्ति के बाद में आता है, लेकिन अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो वो कैसा आता है, वो पहले आता है। तो ये किसने बोला है, तो ये बोला है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसको देखिए एक्सप्लेन, देखिए ये जो डिस्कस किया है अरस्तु ने अपनी, इनकी एक बुक है पॉलिटिक्स, उसमें डिस्कस किया है, जहाँ इन्होंने क्या बताया कि जो स्टेट है वो नेचर और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, और जो रिलेशनशिप है वो इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी से एक्सप्लेन किया है इन्होंने। सिंपल सी बात है, अरस्तु क्या कहते हैं कि सबसे पहले लोग आएंगे, यानी कि व्यक्ति, जो भी लोग हैं वो जन्म लेते हैं, उसके बाद उससे फैमिली बनती है, और उसके बाद एक सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी यानी कि राज्य बनता है। लेकिन अरस्तु ये भी कहते हैं कि स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है जहाँ पर फैमिली और इंडिविजुअल एक साथ रह सकते हैं।
ठीक है। अरस्तु का डेवलपमेंट किस तरीके से, सबसे पहले व्यक्ति आए, उससे परिवार बना, परिवार से हमारी सोसाइटी बनी, सोसाइटी से मिलकर राज्य बना। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट देखें कि अगर राज्य नहीं होता तो ये हमारे व्यक्ति, परिवार ये कहाँ पर रहते, तो इस तरीके से अगर नेचुरली देखा जाए तो स्टेट इन सारी चीज़ों को कवर करता है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको एक सर्कल बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये तो होगा इंडिविजुअल, परिवार, इन छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बना एक समाज, उस समाज से मिलकर बना एक राज्य। तो सबसे जो आउटर में है वो ये क्या है, ये हमारा स्टेट है, यानी स्टेट हमारी नेचुरली सारी चीज़ों को कवर करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा जुलाई 2018 का। इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांति क्या है, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन रूलिंग एलाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फंडामेंटल चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखिए क्रांति क्या होती है, जब क्रांति आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ए हमारा करेक्ट है। और सेकंड है वन रूलिंग एलाइट, यानी कि कोई भी रूलिंग एलाइट किसी को भी रिप्लेस करके आ सकती है, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि क्रांति की बात की जा रही है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है। थर्ड स्टेटमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो ये भी हमारी राइट है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 4 फंडामेंटल चेंज। देखिए जो भी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनमें फंडामेंटल चेंज आ जाते हैं, तो ये चारों ही स्टेटमेंट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, और ये थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन है अरस्तु की और उससे रिलेटेड है, ये चारों ही करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये चारों ही हमारे करेक्ट हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये टाइप होने से रह गए होंगे, सॉरी, बट आप याद रखिएगा ये चारों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये है दिसंबर 2018 का। इसमें क्या कहते हैं, फॉर अरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक टू नॉट नेसेसरली क्वालिफाई टू बिकम एन एथेनियन सिटीजन, यानी कि अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेनियन नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं हैं। हमने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पार्ट 1 में कवर किया था, अगर आपने देखा होगा तो इजीली आप यहाँ से कवर कर सकते हैं थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। देखिए कौन कौन से हैं, रेसिडेंट्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी विशेष स्थान पर रहने वाले, निवास करने वाले हो। द राइट ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड, यानी मुकदमा करने और मुकदमा किए जाने का अधिकार। दोज हु आर डिसफ्रेंचाइज्ड और एक्साइल्ड, वे लोग जिन्हें मताधिकार से वंचित किया गया है या निर्वासित किया गया है। डिसेंट फ्रॉम सिटीजन ए इन अ सिटीजन्स, यानी नागरिक सिटीजन स्टेट, सॉरी, नागरिक राज्य में नागरिक से वंश। इसमें क्या पूछा है कि कौन सी विशेषताएं सिटीजन, एथेनियन सिटीजन बनने के लिए जरूरी नहीं है। तो देखिए ये एक भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 1 फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 4, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4। तो देखिए ये जो सारी कंडीशन यहाँ पर दे रखी हैं एक भी एथेनियन सिटीजन बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अरस्तु ने जो सिटीजन की डेफिनेशन दी है वो क्या है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट का किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करता है जिसमें डेलिब्रेशन यानी विचार विमर्श हो, डिसीजन मेकिंग हो, वही क्या कहलाता है, एक सिटीजन कहलाता है। ठीक, अगर हम सिंपल मीनिंग देखें इसका, सिटीजन वही है जो राज्य के पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे वोट देना, रूल बनाना या डिसीजन लेना। ठीक, एथेनियन सोसाइटी जो थी इसमें इसका क्या मीन था कि फ्री एडल्ट मेल्स यानी कि जो स्वतंत्र वयस्क पुरुष हैं, फ्री एडल्ट मेल्स हैं, वही ट्रू सिटीजन माने जाते थे। यहाँ पर वुमेन, स्लेव्स और फॉरनर इनको क्या सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया, आप इसको देखिएगा ज़रूर, आपको मतलब याद हो जाएगा। क्योंकि जब हम PYQ करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो माइंड सेट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाता है कि एग्ज़ाम में वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बना कर दे, हम उसको कर लेंगे। अब देखिए ये इजी नोट है कि अरिस्टोटल के अनुसार सिटीजन वो व्यक्ति है जो शासन और डिसीजन मेकिंग में भाग ले सके, लेकिन एथेंस में ये राइट सिर्फ पुरुषों तक सीमित था, यानी मेल की बात की गई है यहाँ पर, फीमेल की नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, ये है दिसंबर 2019 का। ये क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। आइए इसको सोल्व करते हैं हम। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर टू अडोप्ट इंडक्टिव मेथड बट इट वाज एक्सीडेंटल, यानी कि जो अरस्तु थे उन्होंने इंडक्टिव मेथड को फर्स्ट टाइम अडोप्ट किया था, लेकिन ये एक एक्सीडेंटल था। ठीक, अब रीजन हम देखते हैं। इन केस ऑफ मैकियावेली यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड वाज इंटेंशनली,
यानी कि जो अरस्तु ने इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया था वो तो एक्सीडेंटल था, लेकिन जो मैकियावेली ने किया था वो इंटेंशनली किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। क्यों होगा? क्योंकि असर्शन में हम बात कर रहे हैं अरस्तु के इंडक्टिव मेथड की, ठीक, और रीजन में हम बात कर रहे हैं कि मैकियावेली के इंडक्टिव मेथड की, यानी दोनों अब कहीं से कहीं भी लिंक नहीं है। अगर हाँ हमारा जो असर्शन है ये हाफ ऊपर दिया होता कि अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर टू अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड, और ये दिया होता हमारा रीज़न में कि बट इट वाज एक्सीडेंटल, तो ये हमारा रीज़न और असर्शन दोनों ठीक होता और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होती। लेकिन अब हमारे असर्शन में हमारे अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं और रीज़न में हमारे मैकियावेली हैं। दोनों बातें ठीक है लेकिन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, अरस्तु वाज द फर्स्ट फिलोसफर टू यूज़ द इंडक्टिव मेथड एक्सीडेंटली इन हिज स्टडीज़। मैकियावेली इंटेंशनली यूज द इंडक्टिव एंड कंपैरेटिव मेथड्स ऑफ फॉर हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस इन द 16th सेंचुरी, ठीक। देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन। याद रखिएगा आप इसको। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और ये है अक्टूबर 2020 का। एरिस्टोटल जस्टिफाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑन व्हाट ग्राउंड्स। देखिए स्लेव्स की बात किसने की है? अरस्तु ने की है। अब उनकी जो उन्होंने क्या बोला है, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अरस्तु ने दास प्रथा को किस आधार पर उचित ठहराया है? नेचुरल, नेसेसरी, एक्सपीडियंसी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अरस्तु ने क्या बताया है कि जो दास होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और नेसेसरी भी होते हैं। अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन, तो ये भी एक्सपेंडेंसी भी है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। क्यों होगा आइए बात करते हैं हम। देखिए अरस्तु आर्गू दैट स्लेवरी was a natural and necessary institution grounded in the belief that some individuals are inherently suited to rule while others are meant to be ruled। जैसे कि बार बार मैं आपको बताती हूँ कि अरस्तु ने क्या बोला है कि कुछ लोग शासन करने के लिए होते हैं, कुछ शासित करने के लिए होते हैं। उनका कहना ये था कि जो नेचुरली कैपेबल नहीं होते गवर्नमेंट में, मतलब उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सोच सकें, डिसीजन मेकर बन सकें, तो वो कौन होते हैं? वो स्लेव होते हैं। तो इस तरीके से हम जो दास प्रथा है वो नेचुरल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और नेसेसरी भी है, क्योंकि जो शासन करते हैं उनके लिए कुछ लोग जो कि उनके काम करेंगे, जिनको स्लेव्स बोला जाएगा, तो वो ज़रूरी हैं। तो ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 अक्टूबर 2022 का। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स ऑन बेसिस ऑफ ईयर ऑफ बर्थ। यहाँ पर थिंकर्स दे रखे हैं और उनको सीक्वेंस में लगाना है। किस तरीके से लगाना है? उनके ईयर्स ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। कौन कौन से हैं? रूसो, मैकियावेली, लॉक, अरिस्टोटल, होब्स। देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए डेट ऑफ बर्थ जो होती है हम याद नहीं रख पाते हैं इतनी सारी, कोई एक दो याद रह जाती है लेकिन इतनी सारी याद नहीं रहती। तो उसमें जो हम काम करेंगे, जब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो उसमें हम देखेंगे कि हम सबसे पहले किसे पढ़ते हैं? प्लेटो, और अब सेकंड नंबर पर एरिस्टोटल। तो मैं तो यहाँ पर जो अगर इसको सॉल्व करती तो ट्रिक लगाती कि सबसे पहले एरिस्टोटल आए होंगे, ठीक। अब मैं ऑप्शन की तरफ जाती कि सबसे पहले हमारा फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, ठीक। अब ऑप्शन में हम चलते हैं, फोर्थ हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड पर है मैकियावेली, और फिफ्थ पर है होब्स, और थर्ड पर है हमारे लोग, और फर्स्ट पर है रूसो। तो आइए इसको हम बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि इतनी सारी हॉनेस्ट बोलूँ तो मुझे भी इनके बर्थ याद नहीं रहते, लेकिन हाँ एक बार इसको अगर देख लिया जाए तो हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं। देखिए इनका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले एरिस्टोटल आए, ये कब आए? 384 BC में स्टेगिरा में, ठीक। सेकंड पर आए निकोलो मैकियावेली, ये 3 मई को आए 1469 में फ्लोरेंस इटली में। उसके बाद आते हैं थॉमस होब्स, जो कि 5 अप्रैल 1588 में वेस्टपोर्ट इंग्लैंड में आए। फोर्थ नंबर पर आते हैं जॉन लॉक, इनका जो बर्थ है वो है 29 अगस्त 1632 रिंगटन इंग्लैंड में। और फिफ्थ नंबर पर है जीन जैक्स रूसो, ये कब? जून 28 से 1712 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन या कुछ और फॉर्म में पूछ लिया जाए।
तो ज़रूरी है, जब PYQ है UGC नेट यानी कि पूछा गया है नेट में, तो हो सकता है आगे भी पूछ लिया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 2023 का। हु हैज़ स्टेटेड दैट इफ़ लाइफ ओनली वर द ऑब्जेक्ट स्लेव्स एंड ब्रूट एनिमल माइट फ्रॉम अ स्टेट। किसने कहा है कि यदि केवल जीवन ही उद्देश्य होता तो दास और क्रूर पशु भी राज्य बना सकते थे। ठीक, ये किसने बोला होगा? दास की बात किसने की है? देखिए छोटे छोटे क्लू से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। स्लेव्स की बात किसने की है? प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस या हन्ना अरेंट। तो किसने की है? ये की है अरस्तु ने। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इन पॉलिटिक्स। इन्होंने देखिए इनकी जो बुक है पॉलिटिक्स, उसमें ये बात की है कि इफ़ लाइफ ओनली वर द ऑब्जेक्ट स्लेव्स एंड रूट्स एनिमल माइट फ्रॉम अ स्टेट बट दे कैन नॉट फॉर दे हैव नो शेयर इन हैप्पीनेस और इन लाइफ बेस्ड ऑन चॉइस। क्या कहते हैं अरस्तु अपनी पॉलिटिक्स में? यदि जीवन ही उद्देश्य होता तो दास और जंगली जानवर एक राज्य बना सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका सुख या चुनाव पर आधारित जीवन में कोई हिस्सा नहीं है। आगे क्या बोलते हैं कि अरस्तु बिलीव करते हैं स्टेट कैन नॉट बी फॉर्म बाय स्लेव्स एंड ब्रूटल एनिमल बिकॉज दे लेक द कैपेसिटी फॉर अ लाइफ बेस्ड ऑन रैशनल चॉइस एंड मॉरल वर्च्यू एंड underscore his belief that the purpose of that state is to enable its citizen to achieve a good and flourishing life। कि अरस्तु कहते हैं यदि जीवन ही उद्देश्य होता तो दास और जंगली जानवर, सॉरी ये रिपीट हो गया, इसको नहीं, इसको मत देखिएगा। देखिए क्यों नहीं फॉर्म करते एक स्टेट, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, लैक ऑफ कैपेसिटी होते हैं वो, रैशनल चॉइस नहीं होती उनकी, मॉरल वर्च्यू नहीं होता, इसलिए वो स्टेट को नहीं फॉर्म कर सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और ये है हमारा अगस्त 2024 25 का पेपर। मैंने बहुत देखा, मुझे अरस्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया। अगर छूट गया हो, आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखिए अभी है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन अगस्त 2024 का। अब इसको मैं कैसे, इसको देखिए, इसको ऐसे देख लेते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पर फुल नहीं आने वाला। ABCD देखिए, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है और इसको हमें क्या करना है? मैच करना है। पीपल हु शुड रूल आर दोज हु नोज अबाउट पॉलिटिक्स। B है अचीवमेंट्स ऑफ फ्रीडम थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड ऑपरेशन। C है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज। D है फ्रीडम, राइट एंड सिटीजनशिप ऑफ वुमेन एज वेल एज ऑफ मैन। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है? फ्रीडम, राइट्स एंड सिटीजनशिप ऑफ वुमेन्स की। तो यहाँ पर ये जो सारे थिंकर हैं हमारे, मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, जॉन रॉल्स, अरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स। अब इसमें मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट कौन है? फेमिनिज्म है। जब एक ही स्टेटमेंट में वुमेन की बात की गई है और एक ही हमारे सेकंड लिस्ट में फेमिनिज्म नज़र आ रही हैं, तो हम इसको D को 1 से मैच करेंगे। ठीक, अब प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी की बात किसने की है? बेसिक प्रिंसिपल की बात किसने की है? ये की है जॉन रॉल्स ने। ठीक, अब हमारे पास कौन बंदे, जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तो हम एक्सप्लोटेशन की बात करते हैं। ठीक, तो ये कौन है? ये हैं हमारे कार्ल मार्क्स। अब बचे कौन? पीपल हु शुड रूल। रूल की बात की गई है। देखिए रूल किसे करना चाहिए? जिनको पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो हम बार बार पूरी क्लास में हमने कवर किया है, ये बोलते हैं अरस्तु। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं। 3, B का 4, C का 2, D का 1। 3, 4, 2, 1। अब ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। देखिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 कहाँ पर है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 में। 3, 4, 2, 1 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आज के हमारे अरिस्टोटल का पार्ट 2, जिसको हमने सारे क्वेश्चन को कवर किया है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर कवर करूँगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं, क्या डाउट है, तो सारे आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं। देखिए अगर आपको हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हाँ उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकियावेली का, और इसके हम 2012 से 2025 तक के सारे PYQ को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैकियावेली। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।